अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फ़ोज़ैल ख़ान है और आज की इस तवील लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। ये है चैप्टर 2 ऑफ सूरह तकवीर। वैसे तो चैप्टर 3 है, लेकिन क्योंकि हम ज़ीरो से काउंटिंग शुरू करते हैं तो हमारी काउंटिंग के मुताबिक ये चैप्टर 2 है। सूरह तकवीर मैंने एक छोटा सा ब्रीफ आपको दिया यूट्यूब के ऊपर भी सूरह तकवीर के बारे में, और ये पार्ट है सूरह फातिहा के उस आयत का जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं मालिकी यौमिद्दीन, राइट, यानी उस खुदा की हमद बयान करो जो मालिक है यौमिद्दीन का। अब क्योंकि यौमिद्दीन क्या है ये समझना अपने आप में ज़रूरी है, और कुरान से बेहतर कौन सा ऐसा कलाम है जो इसको समझाएगा हमें, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मालिक यौमिद्दीन की पहचान हमें अच्छे से हो जानी चाहिए। ऑल्दो ये समझना अपने आप में बहुत मुश्किल है कि मालिक यौमिद्दीन यानी यौमिद्दीन है क्या, वो दिन डे ऑफ जजमेंट है कैसा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी पूरी वो बयान करते हैं क्रोनोलॉजी की, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होंगी वकूफ़ पज़ीर, बट स्टिल ये बहुत कंफ्यूजिंग सी चीज़ हो जाती है। हमारा काम ये चीज़ के ऊपर फोकस करना नहीं है कि मालिक यौमिद्दीन एक्चुअली में कैसा होगा। फोकस हमारा इस चीज़ के ऊपर है कि वो जो सूरतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं अब हमें उनसे क्या चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं, राइट। मेरे चैनल का हमेशा से यही प्रेमिस रहा है कि मैं तफसीर बयान ना करूं, सिर्फ मैं जो हूं उस सूरत को इस अंदाज में समझाऊं, या जो भी कॉन्टेक्स्ट है कुरान का उसको इस तरीके से बयान करूं कि हम फ्यूचर में उसके ऊपर डिफरेंट एप्लीकेशंस ला सकें, राइट। यानी हम उस चीज़ को करंट वर्ल्ड व्यू के अंदर फिट कर सकें और उसके थ्रू हम इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर आगे बढ़ सकें। यानी अगर मैं इधर शम्स कुव्विरत के बारे में बता रहा हूँ तो मैं ये नहीं देख रहा कि उस दिन सूरज कैसे लपेटा जाएगा, वल्लाहिल आज़ीम उस दिन तक तो हम जिंदा भी नहीं होंगे, तो सूरज कैसे लपेटा जाएगा ये जानने में हमें क्या मिलेगा, राइट। मिलेगा हमें ये कि हमें उसके पीछे की फिज़िक्स समझ में आएगी, उसके पीछे की साइंस समझ में आएगी, और उसी फिज़िक्स और साइंस का यूज़ करके हम बहुत सारी चीज़ें अर्ली ऑनवर्ड समझ सकते हैं जो कि शायद हमें ज़िंदगी के बहुत बाद के हिस्सों में समझाई जाती है। इसके एप्लीकेशंस कैसे कैसे रूनुमा होंगी वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, तब हमें पता चलेगा। फिलहाल आज सूरह तकवीर का 3rd वर्स इज़ा शम्स कुव्विरत व इज़ा नुजूम उनक़दरत, ये हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर ली है। शायद इतनी डिटेल में मुझे नहीं पता यूट्यूब या इंस्टाग्राम कहाँ पर मौजूद हो, इंस्टाग्राम पे तो फिर भी मौजूद हो सकती है, लेकिन वो डेप्थ नहीं होगी, बिल्कुल भी याद रखिएगा। वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर्स होंगे, राइट। वो टीजर्स एंड ट्रेलर्स होंगे, वो दैट कुड नॉट टर्न इनटू समथिंग वैल्यूएबल, राइट, जो कि वैल्यू ऐड कर सके आपकी लाइफ में। और जब मैंने कहा वैल्यू ऐड का मतलब क्या होता है तो आप पे समझ गए होंगे कि वैल्यू एडिशन किसे कहते हैं। तो अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। ज़्यादा लंबी मैं ये वीडियो रखना नहीं चाहूँगा क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादा लंबी वीडियो रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें जो हमें समझनी है उसकी तरफ मैं इशारा कर दूंगा, फिर आप उसको समझ लीजिएगा जाके, और बाकी जो चीज़ समझानी है वो मैं समझाऊंगा। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूम उनक़दरत व इज़ल जिबालु सुय्यरत, और जब पहाड़ चला दिए जाएंगे, अल जिबालु सुय्यरत, और जब पहाड़ चला दिए जाएंगे, आर सेट टू इन मोशन, ये चलाना क्या है, ये सुय्यरत क्या है, इसको समझते हैं। सूरह तकवीर आयत नंबर 3। सबसे पहले जाहिर सी बात है सर्फ पे आएंगे हम, यानी रूट लेटर्स पे आएंगे और देखेंगे कि क्या चीज़ है। जबल, जिबाल, ये अर्थ, ये माउंटेन्स को कहा जाता है, यानी इसके जो रूट लेटर्स हैं वो है जीम, बा और लाम। जबल जो है वो एक ऑर्डिनरी सा नाउन है माउंटेन्स के लिए, और इसको हम इस तरीके से भी देखते हैं, अपलिफ्ट मास जो होता है जबल, राइट, यानी एक के ऊपर कोई हीप टाइप की चीज़ है, वो हम जबल की कैटेगरी में रखते हैं। सुय्यरत जो है वो पैसिव फॉर्म है वर्ब सैयरा की। सैयरा कहते हैं मोशन के अंदर किसी चीज़ का होना, सैयारा, राइट, सैयारा। इसकी जो मतलब है, एक्चुअल मतलब वो है मूव करना किसी चीज़ का, और पैसिव वॉइस के अंदर इसका यूज़ किया गया है। सूरह तकवीर में ज़्यादातर पैसिव वॉइस का यूज़ किया गया है। व इज़ा शम्सु व इज़ल जिबालु सुय्यरत, और जब पहाड़ चला दिए जाएंगे। सुयरा का मतलब यही है कि जब वो चलाए जाएंगे, चलाए जाने का मतलब चलाए जाना ही है, यानी वो मोशन में होंगे, एक ऐसा मोशन जिसके अंदर पहाड़ जाएंगे और चल रहे होंगे वो। और ये जो मोशन होगा ये किस टाइप का होगा, ये ऐसा होगा, इसको बयान कुरान खुद करता है, जैसे रुई होती है, कॉटन होती है, जब उड़ती है, आपने कभी कॉटन फील्ड में गए हो या आपने कभी कॉटन की खेती होता हुआ देखी हो, जब तेज़ हवा चलती है तो कॉटन उड़ती है। जिस तरीके से कॉटन उड़ती है ना, या आपके पास कॉटन, आप फूंक मारिए कॉटन को, जो वैसी वाली कॉटन होती है, वो जो केमिस्ट पे फार्मेसी पे मिलती है उस कॉटन की बात नहीं कर रहा, जो एक्चुअल कॉटन होती है, प्लांटेशन वाली कॉटन, उसका जब आप कभी देखेंगे, उसको फूंक मारेंगे, इतनी हल्की होती है। बिल्कुल उसी तरीके से पहाड़ चलाए जाएंगे,
राइट। तो क्लासिकल तफसीर के अंदर भी इसका यही मतलब निकाला गया है, चाहे इब्न कसीर, इब्न मरदोया, तफसीर तबरी, तफसीर कुर्तुबी, तफसीर जलालीन, सब में इसका इसी टाइप का मतलब है कि द माउंटेन विल बी रिमूव्ड एंड बिकम अ मिराज, द माउंटेन विल क्रश टू पाउडर, द माउंटेन विल बी कार्डेड लाइक वूल, बिल्कुल वूल की तरह माउंटेन होंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है ना कि उस टाइम पे माउंटेन्स का ये हालात कैसे हो जाएंगे, और असल में माउंटेन्स के पीछे बहुत कुछ है। जब वेन अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि माउंटेन चला दिए जाएंगे, इसका सिर्फ मतलब अगर यही होता कि वो माउंटेन जो है वो उखड़ेंगे ज़मीन से, वो ऊपर जाएंगे, हमारे दिमाग में क्या इमेजरी बनती है, लेट्स जस्ट गेट इट फर्स्ट। ओके, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे दिमाग में क्या इमेजरी बनती है जब हम सोचते हैं माउंटेन चला दिए जाएंगे। अब अपना दिमाग लगा के सोचिए, फॉर एग्जाम्पल एपोकलिप्टिक आप एक मूवी देख रहे हैं, अवेंजर की कोई बढ़िया सी आप मूवी देख रहे हैं, एमसीयू वर्ल्ड की, या कोई भी फिक्शन मूवी देख रहे हैं, और उसके अंदर हमने जो भी देखा है कि कोई तबाही होती है, कोई चीज़ होती है, तो सबसे पहले जो माउंटेन्स होते हैं वो क्रश होते हैं, फटते हैं, टूटते हैं, राइट। तो क्या हो सकता है, माउंटेन चलाए जाने का मतलब क्या आपके दिमाग में आ रहा है? भाई मेरा जो दिमाग है वो तो ये कह रहा है, अगर मैं उस साइंस फिक्शन वाले दिमाग को लगाऊं कि माउंटेन्स अपनी जो जगह है, जो पोजीशन है, उससे उठेंगे, राइट, उससे उठेंगे और उठ के चलाए जाएंगे, राइट, और वो मूव कर रहे हैं इधर उधर, और वो आपस में टकरा रहे हैं, और वो मूव कर रहे हैं, और उन आपस में टकराने के बाद वो चूर चूर होकर ज़मीन पे उनका जो भी क्या कहते हैं रेसिड्यू है वो गिर रहा है, राइट। दूसरी शक्ल ये हो सकती है कि माउंटेन ज़मीन से उठा तो अपनी पूरी जड़ के साथ उठेगा, जो उसकी जड़ होती है, यानी माउंटेन्स सिर्फ ऊपर से ऐसे नहीं होते फोल्डेबल, राइट, वो नीचे से भी उनकी जड़ वैसी ही मजबूत होती है, राइट। तो जैसे ही उसको उठाएंगे तो वो ऐसे एक कोनिकल शेप के अंदर उठेगा और फिर वो उसी तरीके से चलाए जाएंगे, राइट। आपको ऐसा लग रहा होगा, सोचने में तो इसी तरीके से हमें लगता है कि माउंटेन्स ऐसे ही चलाए जाएंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा सुपरफिशियल है, यानी ये फिजिक्स के लॉस के खिलाफ है। अब मेरे पास एक सवाल आएगा कि भाई ये कयामत का दिन है, कयामत के दिन तो वैसे भी फिजिक्स के सारे लॉज ऑल्टर होने वाले हैं। अगर हम फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं वो तो ऑल्टर होने वाले हैं, तो आप फिजिक्स लगाने का फ़ायदा ही क्या, राइट। मुझे पता है फिजिक्स के लॉज ऑल्टर होने वाले हैं, लेकिन फिजिक्स के लॉज ऑल्टर मालिक यौमिद्दीन पे, फिजिक्स के लॉज ऑल्टर यौमिद्दीन पे होंगे। अभी यौमिद्दीन आया नहीं है, ये यौमिद्दीन आने की प्रेपरेशन हो रही है, ऑर्डर डिसरप्ट तो हो रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि फिजिक्स के सारे लॉज एक साथ ही ऑल्टर हो जाएं, राइट। उन्हें होने के लिए एक नेचुरल सबब चाहिए, ये दुनिया है, इसको अल्लाह ने अगर कुन फयाकुन के बाद एक पूरे प्रोसेस से बनाया है, राइट, तो इसको तबाह भी प्रोसेस से किया जाएगा। ऐसे ही बस एक चुटकी में फिजिक्स के लॉज सारे चेंज नहीं हो सकते। अगर ऐसा होता तो सितारों की पोजीशंस और जो हमने पीछे बातें करी हैं वो सब वैलिडेट ही नहीं करती किसी भी तरीके से। सितारों की मौत पे, सूरज की मौत पे जो हमने बात करी, वाइट डॉर्फ और वो सारी चीज़ें, वो सब बड़ी ही ऑकवर्ड सी हो जाती, क्योंकि फिजिक्स तो पूरी ही ऑल्टर होने वाली है, तो ऐसी चीज़ों के बारे में बात करके हमें मिलेगा क्या, राइट। तो पहाड़ों को सिर्फ इस नज़रिए से देखना कि पहाड़ जो हैं वो चला दिए जाएंगे का मतलब यह है कि वो उठेंगे, अपनी किसी ऐसी पावर से उठेंगे और वो फिर चला दिए जाएंगे, ये बहुत ही अजीब लगता है, राइट, अजीब लगता है सुनने में। क्लासिकल मुफस्सिरून की माने तबरी ये कहते हैं कि, और जाहिर सी बात है तफसीर अल तबरी सबसे पुरानी तफसीरों में से एक है, तो अल तबरी जो है वो पुरानी रवायतों को कलेक्ट करके कहते हैं कि मुजाहिद से रिलेशन उनके पास आती है, ताबईन है मुजाहिद रहिमहुल्लाह ताला, दे वेंट एंड डिसअपीयर्ड, राइट, कि इसका मतलब ये होने वाला है कि वो मूव होंगे और वो मिराज बन जाएंगे या डस्ट बन जाएंगे, वो मूव होंगे और वो ऐसे बन जाएंगे जैसे वो कभी थे ही नहीं। ये तो बड़ा ही फास्ट फॉरवर्ड प्रोसेस है, राइट, यानी आपने कहानी की स्टार्टिंग करी और कहानी की एंड करी, अब बीच में क्या होने वाला है वो प्रोसेस हमें बिट्स एंड बिट्स में समझ में आना चाहिए ना। ऐसा थोड़ा ना कि हम बस एक बार में मान लें कि हाँ ऑब्वियसली डस्ट तो उन्हें होना ही है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि पहाड़ चला दी जाएंगे, और फिर दूसरी आयतों के अंदर कुरान के अंदर ही अल्लाह ताला कह रहे हैं कि पहाड़ जो है वो फिर एक जो भी पहाड़ होंगे वो सब बैठ जाएंगे और एक सपाट ज़मीन होगी, एक नई ज़मीन बनाई जाएगी, राइट। लेकिन सवाल इससे बहुत बड़ा है, सवाल अभी मैं बताऊंगा। कुर्तुबी कहते हैं कि सुय्यरत का मतलब यह है कि अपरूट होना और एयर में मूव हो जाना, जैसा कि मैंने अभी आपको वो सिचुएशन समझाई, ये कुर्तुबी कहते हैं। और ये पैरेलल डिस्क्रिप्शन हैं, यानी सैंड बन जाना, वूल बन जाना, डस्ट बन जाना, यानी अर्थ का जो लेवल है ना वो प्लेन हो जाने वाला है, पहाड़ जो है उसके ऊपर एक ऊबड़ खाबड़ ज़मीन बनाते हैं, वो प्लेन होगा, तो ये कुर्तुबी का मानना है। इब्न कसीर कहते हैं कि एक ऐसा कुरानिक सीन है जहाँ पे माउंटेन रिमूव हो जाएंगे पूरी तरीके, कैसे रिमूव होंगे ये नहीं बताया, लेकिन रिमूव हो जाएंगे और अर्थ लेवल हो जाएगी, और उसमें वही अहादीस आती हैं नबी अलैहिस्सलाम से रिलेटेड, और इसमें अहादीस आती हैं, सही अहादीस आती हैं कि पहाड़ जो हैं चलाए जाएंगे उस दिन, और पहाड़ जो हैं वूल की तरह बन जाएंगे, जैसे कार्डेड वूल उड़ती है ना, हवा में उड़ती फिरती है, ऐसे उड़ते फिरेंगे पहाड़, राइट। तीसरी चीज़ ये आती है कि फिर ज़मीन एकदम प्लेन हो जाएगी। तो इब्न कसीर ने भी पुरानी कमेंट्रीज से ही अपनी जो दलील हैं वो उठाई हैं, राइट। जो और तफसीर हम देखते हैं, तफसीर सादी में भी इसी तरीके का कुछ होता है कि, क्योंकि हर कोई देखिए इस्तिदलाल
जब कुरान खुद आपको एक दूसरी इमेजरी बता रहा है, कुरान बता रहा है कि वो वूल की तरह कार्डेड होकर डस्ट बन जाएंगे और वो बिल्कुल प्लेन हो जाएगी और सारे पहाड़ जो हैं वो डस्ट बन के ज़मीन में बिल्कुल एक प्लेन ज़मीन बना देंगे, तो फिर मुफस्सिरून के पास और ज़्यादा स्पेस बचता नहीं है कुछ और सोचने का। मुफस्सिरून पर इस अंदाज से नहीं सोच पाते कि हम और क्या इसमें एक्स्ट्रा सोच सकते हैं, क्योंकि एक तो वैसे ही क़यामत की आयत है, दूसरा इसके बरक्स एक और जो सीन अल्लाह ताला ने बता रखा है कुरान के अंदर ही, तो उसके ऊपर एक और आइडिया सोचना ही अपने आप में बड़ा ही अजीब सा हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अब चलिए प्रॉब्लम बताने से पहले मैं प्रॉब्लम को बड़ा रोक रहा हूँ, कुरानिक पैरेलल्स और देख लेते हैं पहाड़ों के साथ जो जो होना है। एंड वी विल रिमूव द माउंटेन्स एंड यू विल सी एन अर्थ अ लेवल प्लेन, ये कुरान के अंदर है। एंड द माउंटेन्स विल बी लाइक कार्डेड वूल, ये सूरह अल कारिया के अंदर है। अल कारिया तुम अल कारिया वमा अदराका मल कारिया यौम यकूनुन नासु कल फराशिम मबसूस व तकूनुल जिबालु कल आइनिल मनफूश, राइट। सूरह मारिज के अंदर भी है, सूरह नबा के अंदर भी है, अलग अलग वर्डिंग के साथ ये एक ही थीम बताया गया है कि वूल की तरह वो कार्डेड यानी उड़ेगी, जैसे वूल उड़ता है वैसे माउंटेन्स भी होंगे। ओके, कमेंटेटर्स ने इसके अंदर बस एक ही चीज़ रखी है कि अपरूटिंग होगी, फ्लावर फ्लोइंग सैंड या हीप की तरह होगा और वो वूल की तरह काट होगा पर स्कैटर्ड हो जाएगा डस्ट के अंदर, यानी अप हेवल तो अप रूटिंग तो होगी, ऐसा मुफस्सिरून कहते हैं। ओके, देयर लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर अल्लाह सुब्हानहू व तआला टॉक्स अबाउट माउंटेन इन द होली कुरान। प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको एक दूसरा एंगल लेना चाहता हूँ। माउंटेन्स अपरूट करने से भाई क्या हो रहा है, अर्थ को लेवल अप करने से क्या होगा, सोच में आने वाली बात है ना। अभी सूरज गया, सितारे अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गए, तो क्या ये क्या हो रहा है, ये क्या चीज़ है, बड़ी हैरान कुन है। थोड़ा सा वेट करिए, अभी बताऊंगा। ये असल में हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीज़ है, साइंस भी इसमें आती है, और फिर एट दी एंड में उसी जगह पहुंच जाऊंगा जहाँ से आप कहेंगे कि यार ये तो मेटाफिजिक्स से हटाओ, बट आई विल go there. Mountains from a very early time have been seen in a great habitat for human. Though Quran and other prophetic events, we get to understand mountains not only as an abode for humans, but also the stability for the earth, right? As being on the abode for human, we will talk about it deeply in the next chapter. But in this chapter, let's see something interesting about mountain that will blow your mind. Okay. पहली चीज़ ये कि अर्थ के लिए स्टेबिलिटी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह नबा में खुद कह रहे हैं कि हमने अर्थ को के ऊपर माउंटेन्स को पेग्स की तरह लगाया है ताकि वो अपनी जगह पे बरकरार रहे। तो यौमुद्दीन वाले दिन जब पहाड़ चला दिए जाएंगे तो उस वक्त के अर्थ अपने उसमें नहीं रहेगी, मयार में नहीं रहेगी जिस मयार में वो अभी है। सोचने वाली बात है। दूसरी बात, क्या ये अर्थ की ही बात हो रही है, क्योंकि हम तो अपनी अर्थ को लेके चल रहे हैं, ज़मीनें क्या और नहीं है। क्योंकि जब मैंने पहले ही बताया, अभी बताऊँ, जब अर्थ की बात होती है, ज़मीन की बात होती है, तो उसमें सिर्फ अर्थ नहीं आती, उसमें जितनी भी ज़मीनें हैं इस पूरी कायनात में वो सब आती हैं। अब जाहिर सी बात है, माउंटेन सिर्फ अर्थ पे तो है नहीं, माउंटेन्स वीनस पे भी हैं, माउंटेन्स मरकरी पे भी हैं, मार्स पे भी हैं, राइट। और जो डिफरेंट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं वहाँ पे भी हैं, कॉमेट्स भी हैं, एस्ट्रॉइड्स भी हैं, ये सबके ऊपर भी तो माउंटेन्स है ना, वही ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है। तो क्या है ऐसा जो कि माउंटेन्स को अलग बना रहा है अर्थ के ऊपर कंपेयर टू अदर प्लैनेट्स जो कि हमारे सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल, अर्थ के अलावा भी अगर कोई हैबिटेबल प्लैनेट है जहाँ पे कोई और स्पीसीज ऑफ ह्यूमन या फिर ह्यूमन ही रहते हैं या फिर कोई और मखलूक रहती है, तो वहाँ का भी क्या यही सेम निज़ाम है, राइट? ये दो तीन चीज़ें इस सवाल पैदा कर रही हैं कि माउंटेन्स को क्यों लेके आया गया, वो भी तीसरे लेवल के ऊपर। इधर शम्स कुव्विरत व इज़ल नुजूम मुनकदरत व इज़ल जिबाल सुय्यरत, माउंटेन्स को क्यों लेके आया गया है? दिस होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और मैं आपको सिर्फ हिंट देना चाह रहा हूँ। आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट एट दिस मोमेंट, इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। बेसिक जियोलॉजी ऑफ माउंटेन समझ में आनी चाहिए हर किसी के जो माउंटेन की बात करता है। टाइप्स ऑफ माउंटेन में 3 टाइप के माउंटेन्स होते हैं। पहले फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, जैसे हिमालय। फॉर एग्जाम्पल मेसोजोइक एरा के टाइम पे, बल्कि लेट मेसोजोइक एरा में। अब मेसोजोइक एरा क्या है, देखिए जियोलॉजी जो है यानी अर्थ की जो हिस्ट्री है वो डिपेंड करती है डिफरेंट ईयॉन्स में, राइट। वो ईयॉन्स डिफरेंट एराज होते हैं, डिवाइड होते हैं डिफरेंट एराज के अंदर, और वो डिफरेंट एराज डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड होते हैं। अर्थ के ऊपर बहुत सारे ईयॉन्स गुजरे हैं, हेडियन ईयॉन, आर्कियन ईयॉन, फेनेरोजोइक ईयॉन, पेलियोजोइक ईयॉन, राइट। और हर ईयॉन के अंदर बहुत सारे एराज होते हैं। डायनासोर जिस एरा में पैदा हुए उसको कहते हैं मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा के अंदर 3 पीरियड थे, टायरेसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। कहा यह जाता है कि मेसोजोइक एरा के अंदर के जुरासिक पीरियड में, अर्ली जुरासिक पीरियड के अंदर एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आई। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वो ड्रिफ्ट होती है जो ज़मीन की प्लेट्स होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, उनके बीच में दरार आई और वो अलग हो गई। यानी जो कॉन्टिनेंट्स अभी हमें दिखते हैं 7 कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप,
ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका, ये जो सात हमें नजर आते हैं कॉन्टिनेंट, ये पहले एक कॉन्टिनेंट थे मिले हुए जिसको सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया कहा जाता था। फिर ये दो हिस्सों में टूटा, एक नदर्न साइड ऑफ द पैंजिया, एक सदर्न साइड ऑफ द पैंजिया। सदर्न साइड जो थी इसे गोंडवाना लैंड कहते थे, और कहा यह जाता है कि अर्ली जुरासिक पीरियड के अंदर जो पैंजिया कॉन्टिनेंट था वो सेवरल डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में टूट गया। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से हुआ, यानी जो मेंटल होता है अर्थ का, अर्थ के तीन पार्ट होते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। जो मेंटल होता है बीच वाला हिस्सा वो मोल्टन होता है, मतलब काइंड ऑफ उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे हनी होता है, हनी कंपेयर्ड टू पानी बहुत ही ज्यादा थिक है, लेकिन है वो भी एक फ्लूइड, अगर उसे आप जमीन पर डालोगे तो वो हल्का सा मूव करेगा। वैसे ही मेंटल होता है, मेंटल अर्थ में मूव करता है। और जहां मेंटल जो है वो मूव ज्यादा कर जाता है और ज्यादा ओवरलैप कर जाता है तो वो क्रस्ट के अंदर एक थ्रस्ट मारता है, राइट, काइंड ऑफ एक फोर्स मारता है। उस फोर्स की वजह से जो अर्थ वो है क्रस्ट वो अलग अलग हो जाते हैं। ये एक बेसिक से मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। इस अर्थ के अलग होने को आप टेक्टोनिक प्लेट का ड्रिफ्ट होना कहते हैं, और यही ड्रिफ्ट हुई थी मेसोजोइक एरा के अर्ली जुरासिक पीरियड, डायनासोर्स के पीरियड के अंदर, जिसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहते हैं। हुआ क्या कि इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के अंदर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एक साइड की तरफ चलने लगे, यानी उस साइड की तरफ, वेस्ट वाली साइड चलने लगी। यूरोप जो है वो ऊपर आता गया, एशिया भी ऊपर होता गया, राइट। और साइड में जो है आपका ऑस्ट्रेलिया, मतलब अब ये वो दौर था जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका और इंडिया का डेक्कन वाला प्लेट्यू, डेक्कन वाला पार्ट, ये तीनों मिले हुए थे और एक कॉन्टिनेंट में थे, और ये अभी बिल्कुल इक्वेटर के हल्का सा नीचे था। लेकिन ये टेम्परेट जोन के पास आते ही इसमें एक और ड्रिफ्ट आई कुछ मिलियन साल बाद, और इस ड्रिफ्ट के बाद ऑस्ट्रेलिया जो है वो बिल्कुल ही ईस्ट की साइड चला गया। इंडिया का जो डेक्कन वाला पार्ट है वो ऊपर की साइड एशिया की तरफ चला गया, और एंटार्क्टिका पूरा नीचे की तरफ आ गया। इस वजह से एंटार्क्टिका में उस टाइम पे जब डायनासोर रहते थे तो वहां गर्मी हुआ करती थी, क्योंकि एंटार्क्टिका उस टाइम पे इक्वेटर के पास था। एंटार्क्टिका साउथ पोल में आ गया तो वो ठंडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया साइड चले गया। इंडिया का जो डेक्कन वाला पार्ट था वो जाके ऊपर की तरफ नॉर्थ वाले पार्ट से मिल गया एशिया के, जिसकी वजह से हिमालय की फॉर्मेशन हुई। हिमालयस माउंटेन सब जानते हैं, और इसी टाइप के माउंटेन्स को फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। तो हिमालय एक टाइप के फोल्ड माउंटेन्स है जो कि दो प्लेट के टकराने से जो है बनते थे, राइट। दो प्लेट आप टकराई, क्रस्ट टकराया आपस में, तो वो क्रस्ट जो है एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप कर जाएगा, इसको फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं, राइट। इसके एग्जाम्पल हिमालयाज, एल्प्स और भी डिफरेंट टाइप्स के माउंटेन्स हैं। ये यंग माउंटेन्स होते हैं क्योंकि ये ज़्यादा पुराने माउंटेन्स नहीं थे, यानी ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से बने थे, लेकिन ये बहुत ही ऊंचे जा सकते थे, राइट। इसके अंदर भी और डिफरेंट टाइप के माउंटेन्स मौजूद होते हैं, लेकिन उसमें हमें नहीं जाना अभी। इसके अलावा फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, जहाँ पे डिफरेंट फॉल्ट्स की वजह से बीच में जो है थोड़ी थोड़ी सी रिजेस बनती हैं और फिर माउंटेन्स आते हैं। इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ये यूएसए के अंदर पाए जाने वाले माउंटेन्स है। इस तरीके से वॉल्केनिक माउंटेन्स होते हैं, जो कि कहा जाता है कि लेट क्रिटेशियस पीरियड के अंदर जो डायनासोर्स थे, नॉन एवियन डायनासोर्स, उनको माउंटेन वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से वो खत्म हो गए, राइट। तो वॉल्केनिक माउंटेन्स तो आपको पता ही होता है, जिसके अंदर मैग्मा होता है। यही मैग्मा जो है वो नीचे से आता है, ठीक है, मेंटल की तरफ से, और फिर ये एक टाइप का आपका प्रेशर बनाता है। कोन शेप के माउंटेन्स होते हैं, ओके, ये हो सकता है। इसी तरीके डोम माउंटेन्स भी होते हैं, ये इस टाइप के माउंटेन्स है। ब्लैक हिल्स साउथ डकोटा में, नवाजो माउंटेन्स, ये ठीक है, अलग अलग टाइप के माउंटेन्स हैं। फिर कुछ प्लेट्यूज होते हैं, अपलिफ्टेड ब्लॉक्स, यानी ये ऊपर तो होते हैं, ऊंचे तो होते हैं, लेकिन ऊपर से इनकी कोई पीक नहीं होती, ये ऊपर से फ्लैट लैंड्स होते हैं, राइट। ये इन्हें प्लेट्यूज कहा जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, राइट। लेकिन कई माउंटेन्स यहीं पे हैं, अर्थ के ऊपर नहीं। ये माउंटेन्स और प्लैनेट्स पे भी मौजूद हैं। सबसे करीबी प्लैनेट की बात कर लेते हैं, मार्स की। मार्स में ओलंपस मॉन्स, ये सबसे बड़ा वॉल्केनिक सोलर सिस्टम में मौजूद है, हमारे सबसे बड़ा वॉल्केनो। 21 किलोमीटर ऊंचा है ये, और ये जो है ये ऐसा माउंटेन है जो कि किसी प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से, या ये कह सकते हैं कि इतना बड़ा माउंटेन है कि विद विच नो प्लेट टेक्टोनिक्स टू इरोड और शिफ्ट इट, इसके पास कोई प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं है जो कि इसको शिफ्ट या इरोड कर सके। यानी अर्थ पे तो प्लेट टेक्टोनिक्स हैं मौजूद, लेकिन उधर कोई प्लेट टेक्टोनिक्स मौजूद नहीं है जो उसको हिला सके, राइट। और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला बात करते हैं ना जिबाल को, हमने सूरह नबा के अंदर कि हमने उन्हें उनके अंदर हमने उन्हें पेग्स की तरह रखा है ज़मीन पे, तो ये भी उसका एक एग्जाम्पल है, क्योंकि ज़मीन ये भी है, अर्ध ये भी है, सिर्फ अर्थ नहीं है, अर्ध अर्ध पूरी कायनात में जहाँ जहाँ टेरेस्ट्रियल आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, सेलेस्टियल टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट, वो अर्ध है। इसी तरीके से जो आपका आयो है माउंटेन ऑफ जुपिटर, ठीक है, इस पे भी आपको ह्यूज माउंटेन्स मिलेंगे विदाउट एनी प्लेट टेक्टोनिक्स, कोई प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं है। और वीनस के ऊपर भी आपको मिलेंगे बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स। तो माउंटेन्स जो है इसके पीछे की क्या फिजिक्स है, बहुत सारे फिनोमिना है ना। अब ऐसा तो नहीं है डिफरेंट माउंटेन के लिए हम डिफरेंट फिनोमिना लगाएं,
ठीक है ना। बट देयर इज वन थिंग टू नोटिस इन दिस आया, एक चीज इसमें नोटिस करने वाली है फिलहाल के लिए, जो मैं आपको एक हिंट देना जा रहा हूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज टॉकिंग अबाउट द डे व्हेन माउंटेन्स विल बी अपरूटेड एंड मूविंग इनटू एयर ओनली आफ्टर अल्लाह इज टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट टू वर्सेस 1 and 2। अल्लाह ताला तीसरे नंबर पे इसका जिक्र करते हैं, पहले नंबर पे नहीं कर रहे। इसका मतलब पहले 2 प्रोसेस होने के बाद ये तीसरा प्रोसेस होगा। देखकर तो ऐसे ही लग रहा है क्रोनोलॉजी को, राइट। दिस मींस दैट दिस कुड हैव बीन अ प्रीरेक्विजिट फॉर द थर्ड आया टू हैपन, यानी इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमुन कदरत होना जरूरी है ताकि इज़ल जिबालु सुय्यरत हो, वरना ये नहीं हो पाएगा, राइट। यानी अब हमें ये चीज़ देखनी होगी फिजिक्स और मैथमेटिक्स से कि आखिर सन के ख़त्म हो जाने से और सितारों के इधर उधर हो जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा ज़मीन के ऊपर, जिसकी वजह से माउंटेन्स जो हैं वो डस्ट बन जाएंगी। तो आइए देखते हैं। इसके लिए मैंने एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो बिल्ड किया है जहां पे हमारा सूरज तो मर चुका है लेकिन अर्थ बची है। हालांकि हाइपोथेटिकल नहीं भी हो सकता, क्योंकि ऐसा नासा भी बोलता है कि अगर सूरज व्हाइट डॉर्फ बन भी गया उसके बावजूद वो अर्थ बच सकती है, पार्शियली बच सकती है, राइट। लेकिन ऑब्वियसली हम अर्थ को अभी बचा रहे हैं। वैसे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर एक अर्थ के ऊपर की होने वाली ये बात की है, लेकिन फिलहाल हम अपने सोलर सिस्टम के ऊपर, अर्थ के ऊपर आके बात करते हैं, क्योंकि फिलहाल मखलूक यहीं पे मौजूद है और जो बाकी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, वीनस, मार्स और मरकरी, इसके ऊपर फिलहाल कोई मौजूद नहीं है, और जो मून्स हैं वहां पे भी इस टाइम पे कोई मौजूद नहीं है इस सोलर सिस्टम के अंदर। तो अभी हम इसी की बात करते हैं। अब इस हाइपोथेटिकल सिनेरियो को बड़े आराम से समझते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर सूरज मर जाएगा तो होगा क्या। स्टार्स लाइक आवर सन एंड देयर लाइफ बाय एक्सपैंडिंग इनटू अ रेड जाइंट एंड देन शेडिंग देयर आउटर लेयर्स लिविंग अ व्हाइट डॉर्फ। ये तो हमने क्लियर कर दिया था। इन दैट प्रोसेस द इनर सोलर सिस्टम गेट्स स्कॉच्ड, अंदर का सोलर सिस्टम जो है वो स्कॉच्ड हो जाएगा, अर्थ सरफेस मेल्ट, अर्थ का सरफेस भी मेल्ट हो जाएगा। लेटर द सन कोलैप्स इनटू अ व्हाइट डॉर्फ, द इंटेंस हीट फेड्स एंड सोलर सिस्टम प्लंज इनटू कोल्ड डार्कनेस। जैसे जैसे सूरज का आउटर लेयर खत्म, अंदर का व्हाइट डॉर्फ बचेगा, तो इंटेंस हीट जो थी ना सूरज की वो खत्म हो जाएगी और सोलर सिस्टम जो है वो कोल्ड डार्कनेस के अंदर चला जाएगा। अब इस कंडीशन के अंदर जहां अर्थ अभी भी मौजूद है, हम अज्यूम करते हैं कि समहाउ क्रस्ट जो है वो दोबारा सॉलिडिफाई हो जाता है और अर्थ ऑर्बिट्स अ डार्क डेड सन। और हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि अर्थ जो है वो एक डार्क सन को और वो कर रही है, ऑर्बिट कर रही है, इवन फ्रीली फ्लोट्स इन स्पेस, आसानी से उड़ रही है, क्योंकि भाई अर्थ का होना तो जरूरी है ना, ऑर्बिट से पे रहे ना रहे अर्थ का होना जरूरी है, चाहे वो फ्रीली फ्लोट करे। देन ओनली द रिमेनिंग फोर्स एक्टिंग आर द इंटरनल हीट एंड ग्रेविटी। तो अब अर्थ के ऊपर ना तो कोई सूरज की शील्ड है ना कुछ और है, बल्कि क्या मौजूद है, इंटरनल हीट मौजूद है और ग्रेविटी मौजूद है। अब एंड ऑफ हीट इज इक्वल टू डेथ ऑफ टेक्टोनिक्स, ये समझना जरूरी है। माउंटेन्स आर बॉर्न बिकॉज मेंटल कन्वेक्शन, जिसके बारे में मैंने बताया था, मेंटल कन्वेक्शन जो होते हैं वो मूव करते हैं प्लेट्स को और इसी वजह से माउंटेन्स बनती हैं। बट कन्वेक्शन डिपेंड्स ऑन हीट फ्लो, कन्वेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो हीट फ्लो पे डिपेंड करता है, जो कि अर्थ के कोर से आती है और मेंटल से आती है, और वो सारी रेडियो एक्टिव डीकेज से आती है। मेंटल और कोर के अंदर जो हीट फ्लो होता है वो रेडियो एक्टिव डीके से आता है, यूरेनियम, थोरियम, इन सब से आता है, और रेसिडुअल प्रीमोर्डियल हीट फॉर्मेशन और टाइडल फिक्शन से आता है, राइट। लेकिन अगर सूरज मर जाएगा तो बहुत सालों बाद, अभी हम यहाँ पे टाइम को क्वांटिटी में लीनियर मान के चल रहे हैं, अभी के टाइम के हिसाब से हम ये नहीं मानते कि टाइम रिलेटिव होगा, हालांकि टाइम रिलेटिव होगा, बट अभी हम लीनियर मान के चल रहे हैं। जब सन मरेगा तो बिलियन साल के बाद, बहुत सारे सालों के बाद, अर्थ इंटरनल हीट विल स्लोली डिसिपेट, अर्थ की इंटरनल हीट ही खत्म हो जाएगी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो डीके हो जाएंगे और मेंटल स्टॉप कन्वेक्टिंग, यानी प्लेट टेक्टोनिक्स रुक जाएंगी, वो कन्वेक्शन बंद हो जाएगा जो अर्थ के अंदर होता है मेंटल में। इसका मतलब कोई फोल्ड माउंटेन नहीं बनेगा, कोई वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होगा, कोई अपलिफ्ट नहीं होगा, कोई माउंटेन की फॉर्मेशन नहीं, माउंटेन हो गया खत्म। सो माउंटेन स्टॉप बीइंग क्रिएटेड, अब सिर्फ एरोजन होगी फॉर अ व्हाइल, यानी अब सिर्फ एरोजन होगी, नए माउंटेन्स बनेंगे नहीं, अब सिर्फ एरोजन होगी, राइट। विदाउट एटमॉस्फेयर नो एरोजन बाय एयर और वाटर। अब क्योंकि एटमॉस्फेयर तो है नहीं, तो ना हवा से एरोजन होगी और ना पानी से एरोजन होगी, ये समझना बड़ा जरूरी है। हाइपोथेटिकल सिनेरियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। वेदरिंग एंड एरोजन बाय रेन, रिवर्स एंड विंड, सीज, राइट। अब यहाँ पे जो है ना तो रेन है, ना रिवर है और ना ही विंड है, ठीक है। तो वेदरिंग और एरोजन जो है वो अब किससे होगी, ग्लेशियर्स स्टॉप मूविंग, यानी अब ग्लेशियर्स भी आइस के वो बन गए, तो यहाँ पे कोई मैकेनिकल और केमिकल एरोजन है ही नहीं, राइट। माउंटेन्स आर नाउ बिकम अ फ्रोजन मॉन्यूमेंट प्रिजर्व लाइक फॉसिल्स। अब माउंटेन्स जो हैं वो फ्रोजन हो चुके हैं। अब मजे की बात है, किसी भी आयत के अंदर फ्रोजन या ठंडे माउंटेन्स का जिक्र नहीं है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि ये गलत है मानना, माउंटेन्स फ्रोजन हो सकते हैं, राइट। लॉन्ग टर्म ग्रेविटेशनल और मैकेनिकल डीके, अब यहाँ पे होगा क्या कि एरोजन के बगैर, इवन विदाउट एरोजन, रॉक डिफॉर्म अंडर देयर ओन वेट। अब रॉक जो है वो खुद के वेट में डिफॉर्म होना शुरू होगा। अ स्लो प्रोसेस कॉल्ड आइसोस्टैटिक रिलैक्सेशन एंड क्रीप, ये वो है स्लो प्रोसेस जिसमें ओवर बड़े टाइम स्केल के ऊपर, बहुत लंबे टाइम स्केल के ऊपर ग्रेविटी जो है वो
ग्रेविटी विल कॉज टॉल पीक्स टू फ्लो प्लास्टिकली एंड स्लम्प डाउन। जो बड़ी बड़ी पीक्स हैं, ग्रेविटी उनको धीरे 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 करके वैक्स की तरह पिघलाना शुरू कर देगी, राइट। द क्रस्ट विल फ्लैटन टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, और क्रस्ट जो है वो फ्लैट होना शुरू हो जाएगा इक्विलिब्रियम के ऊपर। जैसे वैक्स स्लोली स्लोली स्प्रेड करती है ना, कोई एरोजन नहीं हो रही, कोई वेदरिंग नहीं हो रही, कोई रेन नहीं है, कोई ग्लेशियर नहीं है, सब चीज खत्म हो चुकी है। अब धीरे 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 करके अपने ही वेट के अंडर में माउंटेन जो है दब रहे हैं, और वैक्स की तरह माउंटेन जो है वैक्स की तरह वो फ्लो कर रहे हैं। और क्या हो चुके हैं, वो क्या हो चुके हैं, जमीन फ्लैट हो चुकी है। इसको हम कहते हैं विस्को इलास्टिक फ्लो इक्वेशन के थ्रू हम इसको मेजर भी कर सकते हैं, जिसमें ये सारे हमारे कांस्टेंट मौजूद हैं। और इस तरीके से होगा कॉस्मिक टाइम स्केल के अंदर, यानी बहुत लंबे टाइम स्केल के ऊपर, यानी ओवर 10 टू द पावर 14 टू 10 टू द पावर 16 ईयर्स के अंदर कोई टेक्टोनिक अपलिफ्ट होने के कोई टेक्टोनिक अपलिफ्ट नहीं होगी, कोई इरोजन नहीं होगा, जस्ट ग्रेविटी प्लस एटॉमिक डीके। Every mountain collapse microscopically under the crust until the crust become almost spherical, solid, frozen sphere of silicate rock. Earth turn itself into a cold, black, airless rock, slightly flattened at poles, almost perfectly smooth, no geologic corpse, like a geologic corpse. इस टाइम पे आपको इम्पॉसिबल नजर आ रही होगी, लेकिन आपने तो ये सुना है कि नहीं यार, अर्थ हमने ये कह रहे हैं इधर जिबालू सुय्यरत मतलब चलाए जाएंगे, विल बी सेट इन मोशन। चलाए जाने का मतलब सिर्फ यही थोड़ा ना है कि हवा में चलाए जाएंगे। एंड व्हेन अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज कि ये वूल की तरह कार्ड किए जाएंगे, यानी जैसे कि जो वो है कॉटन, वो आपकी उड़ती है, उस तरीके से माउंटेन्स भी उड़ेंगे। दैट डजंट मीन कि ये चीज़ जो है हर एक माउंटेन के साथ स्पॉन्टेनियसली होगी। दिस कुड बी अ इनर प्रोसेस, और देयर कुड बी अनदर फोर्स विच इज लेटिंग देम टू फ्लो लाइक दैट। हमारे पास उसका भी कोई जवाब नहीं है, हमारे पास अभी उसकी कोई एनालॉजी नहीं है। अगर हम अभी लगाना भी चाहें उसकी एनालॉजी, तो हमारे पास है नहीं। जो लोग सिर्फ इस फिक्शनल वाली कहानी में फंसे हुए हैं कि वो अपलिफ्ट होकर और फिर अपने आप उड़ने लगेंगे, दैट कुड बी पॉसिबल, बट विद नो साइंटिफिक एविडेंस यू कांट इवन प्रूव दैट। मैं ये नहीं कह रहा प्रूव करने की ज़रूरत है, बट जो क्लोज है, जो ज़्यादा प्लॉजिबल है चीज़, वो हमें देखनी पहले ज़रूरी है कंपेयर टू वो चीज़ जो अभी प्लॉजिबल है ही नहीं। अगर वूल की तरह चलाए जाना भी माउंटेन्स को है, और माउंटेन चलना भी जरूरी है, वैक्स भी तो फ्लो कर रही है, राइट। लेकिन अगर वूल की तरह ही चलाना है, दैट कुड बी पॉसिबल, दैट विल पॉसिबल इफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज सेइंग, बट देयर हैज टू बी एन एक्सप्लेनेशन फॉर दैट इन द साइंस। और अगर साइंस में नहीं होगा वो एक्सप्लेनेशन, तो कभी नहीं आएगा हमारे सामने, राइट। अगर होगा तो फ्यूचर में कभी ना कभी सामने आ जाएगा। दिस मीन कि वो ऐसी कोई एक्सटर्नल फोर्स भी हो सकती है जिसकी वजह से माउंटेन्स जो हैं वो आसमान में उड़ें, या फिर वूल की तरह उड़ते रहें। और ज़रूरी नहीं है वूल की तरह उड़ने का मतलब आसमान में ही उड़ना है। वूल तो ऐसे ज़मीन पे भी हवा की तरह ऐसे 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 गुलाटी मारते हुई आती जाती रहती है, राइट। यानी इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो आसमान में ही उड़ेगी, इसका ये मतलब है वो चलाई जाएगी। चलना डजंट मीन आसमान में उड़ना, चलना मतलब चलना। ये हाइपोथेसिस अभी तो इम्पॉसिबल लग रही है, बट अगर ग्रेटर टाइम स्केल को हम रिलेटिव बना के छोटा कर दें, तो दिस इज अ ब्लिंक ऑफ एन आई, राइट। माउंटेन्स विच स्ट्रॉन्ग होल्डली टू द अर्थ सर्फेस कुड पॉसिबली बिकेम द फ्लोइंग सैंड और हीप इन मोर और लेस द सेम कंडीशन। द ओनली कैविएट हियर इज अ टाइम स्केल। सिर्फ एक ही कैविएट है इस पूरी हाइपोथेसिस के अंदर, वो टाइम स्केल। ये काम होने के लिए आपको बिलियंस एंड बिलियंस चाहिए, लेकिन कुरान जो है ना इसको ऐसे करके बता रहा है। कैसे बता रहा है? वह इज़ल जिबाल सुय्यरत में वो अत मैंने फिर बताया था आपको एंड में, ये हुआ है जो बताता है हाउ इंस्टेंटेनियस दिस प्रोसेस कुड बी। लाइक इनकदरत, ये सारे जो वर्ब इसमें यूज हुए हैं, सुविरत नहीं सॉरी कुविरत, इनकदरत, सुय्यरत, ये इसमें अत का होना ज़रूरी है। इसको पैसिव फॉर्म भी मिली है, साथ साथ इसको स्टैंड अगर इसको इन बलागा के टर्म्स में देखें तो इनकदरत जैसे हमने एक्सप्लेन किया, इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको बहुत छोटे टाइम स्केल के अंदर कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन फिर से यही है कि अगर हम इसको इस तरीके से विदाउट टाइम स्केल के अंदर नापें, तो एक चीज़ नोटिस करने वाली है। अगर हम इसमें टाइम का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से हटा दें, इन दैट केस इन अ टाइमलेस स्पेसलेस रियलिटी माउंटेन्स वुड एग्जिस्ट एज अ स्टिल कॉन्सेप्ट, नाइदर राइजिंग नॉर फॉलिंग, जस्ट एन एसेंस ऑफ व्हाट माउंटेन मीन्स सस्पेंडेड इन एब्सोल्यूट स्टिलनेस। सबसे बड़ी बात तो यही है, अल्लाह बेहतर जानता है, वल्लाहु आलम वल्लाहिल आज़ीम, राइट। क्योंकि असल हालात किसी को नहीं पता। हर कोई ये कह रहा है कि इस तरीके से होगा, उस तरीके से होगा, असल चीज़ किसी को नहीं पता कैसे होगी। और अब कहानी के इस एंड में जहाँ पे माउंटेन्स का हमने एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो बिल्ड कर लिया, और आई एम श्योर किसी ने ये नहीं बताई होगी आपको बात आज से पहले,
ऑब्वियसली मुफस्सिरून भी इस चीज़ को नहीं समझा सकते, क्योंकि ये उनके दौर की बात तो नहीं है ना, ये तो अभी के दौर की बात है जब हमें चीज़ें उस तरीके से समझ में आ पा रही हैं। तो एक जो चीज़ हमें समझनी ज़रूरी है, और अगर आपने माउंटेन्स के ऊपर गौर व फिक्र किया है तो आपको ये चीज़ समझ में आने वाली है कि माउंटेन्स होल्ड अ बिगर मिस्ट्री देन एनीथिंग ऑन दिस प्लैनेट। बताता हूँ। जितनी भी सिविलाइजेशंस गुजरी हैं, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, चाइनीज़ सिविलाइजेशन, मेसो अमेरिकन सिविलाइजेशन, राइट, और उसके अंदर जितने भी एम्पायर्स हमें मिलते हैं, बेबीलोनियन एम्पायर, सुमेरियन एम्पायर, असीरियन एम्पायर, आज तक अगर हम लेके आए डार्क और सीक्रेट सोसाइटीज़, पिरामिड्स की फॉर्मेशन, कनेक्शन टू द डिफरेंट रेल्म्स को खोलना, पोर्टल्स का यूज़ करना, टाइम ट्रैवल करना, हर चीज़ हमेशा जुड़ी हुई रहती है एक सिविलाइजेशन के साथ। ये हर सिविलाइजेशन में उनका पीक होता है। इफ़ यू टॉक अबाउट मैजिक, इफ़ यू टॉक अबाउट स्पेल्स, इफ़ यू टॉक अबाउट ओपनिंग अ पोर्टल, अ डोरवे टूवर्ड्स अनदर रेल्म, वो चीज़ मौजूद होती है। आप ये चीज़ देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस सिविलाइजेशनल कॉन्सेप्ट को 3 आयतों के अंदर तोड़ रहे हैं। फर्स्ट, इज़ा शम्सु कुव्विरत, अभी तक जो निज़ाम बना हुआ है, जो ऑर्डर बना हुआ है, इंटर डायमेंशनल ट्रैवल का, इंटर गैलेक्टिक ट्रैवल का, इंटर स्पेशल ट्रैवल, जो भी आप कह सकते हैं। इधर शम्सु कुव्विरत से सबसे पहले तो हर सोलर सिस्टम में एक सूरज होगा। हमारे सोलर सिस्टम में हमारा सूरज है। सूरज ऑब्वियसली हर सितारे के पास अपना सोलर सिस्टम नहीं होता, सिर्फ कुछ सितारों के पास होता है। उस सितारे का जो सोलर सिस्टम है, सबसे पहले वो उस सितारे का, क्योंकि वो सोलर सिस्टम है, अब वो उसका सूरज है बाकी प्लैनेट्स के लिए। तो सबसे पहले अल्लाह ताला सूरज को ख़त्म कर रहे हैं। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सूरज किसके साथ जुड़ा हुआ है। सूरज उस एटर्नल एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है जो कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जैसी सिविलाइजेशन को मिलती आई है। सूरज की इबादत करते थे वो लोग, राइट। इज़न नुजूम उनका दरत है। हम सबको पता है कि नुजूम, कवाकिब, कैसे सितारे मैजिक्स के साथ, स्पेल्स के साथ और डिफरेंट इंटरगैलेक्टिक पोर्टल्स को खोलने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। नुजूम का जो इल्म था, न्यूमरोलॉजी का जो पूरा इल्म, जो उस तरीके से, गलत तरीके से यूज़ किया जाता रहा है डिफरेंट सिविलाइजेशंस के अंदर, वो होता आया है। पोर्टल्स हमेशा खोले गए हैं, राइट। तो अल्लाह ताला उनको भी ख़त्म कर रहे हैं, उसको भी डिसरप्ट कर रहे हैं, उस पूरे नेटवर्क को, उस पूरे सिस्टम को। और तीसरी चीज़ जो है वह इज़ल जिबालु सुय्यरत, और यहाँ पे जो नेचुरल पोर्टल हैं, अब ये मैं बहुत बड़ी बात कहने लगा हूँ, पहाड़ को हम एज अ नेचुरल पोर्टल की तरह देख सकते हैं, एज अ डोरवे इनटू एन अनदर वर्ल्ड, राइट। एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ कुरान के ही। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत ताहा के अंदर और सूरह बकरा में और डिफरेंट सूरतों में मूसा अलैहिस्सलाम का जब जिक्र करते हैं तो हम कहते हैं हमने मूसा को तूर पे बुलाया और हमने मूसा को तूर के साथ उठा लिया, राइट। कहाँ उठा लिया? तूर कैसे उठ सकता है? तूर एक पहाड़ की चोटी है, कैसे? तूर सीना कैसे उठ सकता है? मूसा के साथ तूर कैसे उठ सकता है और कहाँ पे उठाए, और वो क्या बातें हो रही हैं? और जब भी तूर और मूसा उठाए जाते हैं तो उसके बाद हमेशा या तो वही मिलती है, उसके बाद या तो कोई आसमान से चीज़ आती है, तजल्ली आती है, राइट। कभी तौरात की तख्तियाँ मिलती हैं, कभी कोई बातचीत होती है। सूरह कहफ, गार के अंदर थे, राइट। जुल्करनैन ने गार का हिस्सा बंद किया याजूज माजूज से बचने के लिए, राइट। एक दरवाज़ा बनाया। मोर और लेस पहाड़ जो हैं, कौम समूद जिसके ना अल्लाह की ऊँटनी जो आई थी, नाक़तुल्लाह, वो कहाँ से आई? पहाड़ को फाड़ के आई। यानी आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि पहाड़ एक सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा वो होता है। और आपने अगर पिरामिड्स की फॉर्मेशन देखी तो पिरामिड्स लगभग पूरी ही दुनिया के अंदर बने हुए हैं, और हर बड़ी सिविलाइजेशन के अंदर पिरामिड्स पाए जाते हैं, चाहे वो ज़िगुराट की फॉर्म में हो, चाहे वो नॉर्मल पिरामिड की फॉर्म में हो, चाहे वो पिरामिड ऑफ गीज़ा की फॉर्म में हो। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करी कि पिरामिड किसकी शक्ल है? पिरामिड ऑब्वियसली एक आर्टिफिशियल बनाई गई चीज़ है, लेकिन ये आर्टिफिशियल चीज़ किस नेचुरल चीज़ से मुशाहबत रखती है? ऑब्वियसली पहाड़ों से। पहाड़ ही सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जिससे कि जो ये पिरामिड्स और ये सब बनाए गए हैं, ये मुशाबहत रखते हैं। इसका मतलब अगर ये पिरामिड्स वॉज मेड फॉर इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल और कॉलिंग इंटरगैलेक्टिक स्पीशीज, तो इसका मतलब पहाड़ इन इटसेल्फ इज अ नेचुरल पोर्टल। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस से जब दज्जाल आएगा तो उससे बचने के लिए पहाड़ों की तरफ रुख करो। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के टाइम ये 3 चीज़ें तोड़ रहे हैं। सबसे पहले, आगे भी और चीज़ें होंगी, बट पहली चीज़ सूरज, उस पूरी सिविलाइजेशन का जो क्रक्स है। फिर सितारे, उनकी नेविगेशन के लिए, उनकी प्रेडिक्शंस के लिए, सितारों से प्रेडिक्शंस करते थे असीरियंस, राइट, बेबीलोनियंस। सितारों से स्पेल्स वो तलाश करते थे, सितारों से वो ज़मीन की डेस्टिनी को नापते थे, राइट। इसी तरीके से आज भी सितारों का यूज़ इसीलिए होता है, हम साइंस के अंदर यूज़ करते हैं उसको ताकि हम डेवलपमेंट दुनिया के अंदर ला सकें।
तीसरी चीज़ है माउंटेन्स। माउंटेन्स का आज भले ही उस तरीके से यूज़ नहीं होता है, लेकिन माउंटेन्स आर अ वे थ्रू विच वी कुड गो समवेयर, राइट। जिसने J.R.R. टोल्किन की लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पढ़ी या देखी है मूवी, वो ये जानता होगा कि माउंटेन्स होल्ड्स अ स्पेशल रेप्यूटेशन इवन इन दैट ट्रिलॉजी, और उसके अंदर जो भी पूरी वो सीरीज़ है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की, राइट। अब मैं फिक्शन एग्जाम्पल इसलिए ज़्यादा देना चाह रहा हूँ क्योंकि नेचुरल एग्जाम्पल फिर अपने ये रिलीजियस हो रहे हैं, बट वी ऑल नो दैट, राइट। वल्लाह आलम आगे की बात क्या है और किस तरीके से होगी, बट वी हैव टू पॉन्डर अपॉन इट, राइट, बिफोर स्टार्टिंग एंड बिफोर डेल्विंग अ लॉट इनटू सूर्य कहफ, जो कि आजकल ज़्यादातर लोग कर रहे हैं कि सूर्य कहफ देखो, उसके अंदर हमें दज्जाल से रिलेटेड बहुत कुछ मिलने वाला है। I would personally suggest you to first ponder upon other surahs, especially surahs related with the Egyptian civilization like Surah Yusuf and Surah Taha, and especially related with Musa alayhi salam, क्योंकि वहाँ पे आपको जो है ना बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। Then you would see mountain as a different thing. When you see mountain as a different entity, तो उसके बाद आपको समझ में आएगा अल्लाह ताला ने पहाड़ों को ही क्यों चलाया। और फिर अगली आयत में अल्लाह कहते हैं वाइज़ल इशार वो तिलत, और यहाँ पे अब और इंटरेस्टिंग चीज़ खुल के आ जाती है, लेकिन ये अगली वीडियो के लिए इंशाल्लाह। तो अगली वीडियो में मिलता हूँ, और उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी सूरह तकवीर की। साथ साथ सूरह यूसुफ की भी फर्स्ट वीडियो हमने डाल दी, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।